पिछले क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट किए थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह बताया गया था कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने के लिए लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और सेंट्रल मेटल वैकेंट और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, इनर एंड आउटर, यानी वो कॉम्प्लेक्स जिनके हाइब्रिडाइजेशन में अंदर का डी ऑर्बिटल यानी एस और पी के रिस्पेक्ट में एक कम यानी 4s और 4p हो, लेकिन अगर डी थर्ड का हो तो उसे इनर डी ऑर्बिटल कहते हैं। वहीं अगर s 4 का, p 4 का और d भी 4 का हो तो उसे आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल ये दो कॉम्प्लेक्स। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार से आप गेस कर सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर में dsp2 और आउटर में sp3। अगर 5 है तो इनर में dsp3, आउटर में sp3d। और अगर 6 है तो इनर में d2sp3 और आउटर में sp3d2। देखो एक्चुअली ये नंबर और ये नंबर बराबर है, गौर से देखो। s का मतलब एक ऑर्बिटल, p3 का मतलब p के 3 ऑर्बिटल और d2 का मतलब d के 2 ऑर्बिटल। काउंट करो ऑर्बिटल का नंबर, 1 + 3 4 एंड 2 6 हो गया, ये 6। उसी तरह से यहाँ देखो d का 1 2 एंड 2 4, ये 4 हो गया। s का 1 और p का 3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो इसके अनुसार से निकाल लेते हैं। इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड लाइक CO, CN और NH3 प्रेजेंट होते हैं और आउटर ऑर्बिटल में लिगेंड लाइक H2O और हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। उसके अनुसार से गेस कर सकते हो। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड लिखे थे, अब आप यहीं से डायरेक्ट ही हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहे तो जो पूछेंगे वो बताना। अब बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, d2sp3, क्योंकि इनर ऑर्बिटल है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये भी d2sp3 होगा। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cn है, तो d2sp3 होगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, dsp2 4 है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी d2sp3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसी अनुसार से यहाँ पर ये देखो, ये सब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ भी 4 sp3, यहाँ भी 4 sp3, यहाँ 6 आ गया sp3d2 और यहाँ sp3d2। इस अनुसार से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, गेस कर सकते हैं। आज कुछ क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें कुछ अलग कंसेप्ट आने वाला है। क्या कंसेप्ट आने वाला है वो जब बनाएंगे तब उस वक्त में पता चलेगा। पहले अभी जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार से ज़रा हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो, और फिर चेक करते हैं कि जब बनाएंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या चेंजेस हुआ, और आया तो किस कंडीशन में। देखो तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है, 6। NH3 इनर या आउटर, इनर, वेरी गुड। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, d2sp3, क्योंकि इनर ऑर्बिटल है। यहाँ देखो H2O प्रेजेंट है, आउटर ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बोलो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, क्या आना चाहिए। यहाँ पर NiCO4, CO है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है यानी कि इनर है, तो इनर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, dsp2 होना चाहिए। यहाँ भी देखो CO5 है, 5 है, तो इस कंडीशन में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, dsp3। वहाँ 4 था, यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग में जो हम लोग लिखे हैं इसी के अनुसार से। अगर 5th है तो dsp3,
6 है तो D2sp3। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इस वाले में, बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, DsP3। तो 3 and 1 4 and 1 5, NH3 4 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो हम DsP, बाकी का ये लिमिटेशंस है, इसको हम लोग लास्ट में। ये तो आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी जो सीखे हैं उसके अनुसार से अभी तक क्या सीखे हैं, जो सीखे ये कि अगर NH3 CN और CO लिगेंड हैं तो अपना d ऑर्बिटल लेने के लिए खून शुल्क को वायलेट भी करते हैं, बोलते हैं कि पेयर्ड अप हो जाओ। ये कहानी बताए थे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि आउटर में ये आपका लिगेंड में हेलोजन प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उस कंडीशन में जो भी सेंट्रल मेटल का आयन है उसके कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाहर से अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार से फुलफिल कर लेते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा, देखते हैं क्या होता है। बताओ यहाँ सेंट्रल मेटल कौन है, Cr। पहला कंडीशन होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे, X, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 इज इक्वल टू +3, तो X इज इक्वल टू +3। अब इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो आर्गन 4:3D4 आता है, तो D4 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, D5 में, और D9 को D10 में। यह हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको बताया गया होगा, कि क्रोमियम और कॉपर में आप याद रखोगे, नहीं तो यहीं पर गलत हो जाएगा, बाकी चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो इनका कन्फिग्रेशन हुआ आर्गन 4s1 और 3d5। अगर आप गलती से यहाँ पर ये लिख दिए हैं, जैसे अगर आप लिखे हैं 4s2 और 3d4, तो ये गलत है, आप यहाँ क्रॉस करो और फिर जो सही है उसको लिखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4s1 और 3d5, क्योंकि d4 को d5 में कन्वर्ट करना है। अब हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है, तो Cr3+। अब थोड़ा सा बड़ा बनो, इसको अरेंज करने के बजाय 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से, तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन, और इससे कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3, तो यहाँ से 3d से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना बचा रहेगा, 3। तो इनका कन्फिग्रेशन हो गया आर्गन 3d3। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर दिक्कत है तो इसको अरेंज करके उसके बाद में लिखोगे। अब यहाँ पर इसी के एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आर्गन 1 2 3 4 and 1 5, यहाँ 3d3 है, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और बाद बाकी इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है 4s, यहाँ 4p, और जगह पर 1 2 3 4 5, यहाँ 4d 4p, ये लिख दिए। अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं, इन Cr NH3 6 3+, बताओ इनर या आउटर, इनर ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू बताओ इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इसको, आर्गन 1 2 3 4 5, यहाँ 4s, इस जगह पर 4p, और इस जगह पर 1 2 3 4 5, 3d 4s 4p 4d, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब अभी तक इसको क्यों स्पेशल कंडीशन में रखे हैं, जो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, जैसे ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता था तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका उसको पेयर्ड करते हुए लिखते थे,
तो जैसे ही आप पेयर्ड करते हुए लिखेंगे तो बोलेगा क्या कर रहा है जी, ठीक है, तो बोल रहा है कि आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, तो हम जगह खाली कर रहे हैं। तो बोलेगा अच्छा जरा सोच के बताओ मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सर 6 है, तो हमको कितना चाहिए डी का, तो कि 2, तो बोलेगा कि 2 का देखो तो ऑलरेडी खाली है कि नहीं है, जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी खाली है, तो आप इसको पेयर्ड क्यों करेंगे। हम तो आपको तब पेयर्ड करने के लिए फोर्स करते हैं जब हमें खाली जगह नहीं मिलेगा। जैसे अगर मिनिस्टर साहब जा रहे हैं रास्ते से, तब उस कंडीशन में अगर रास्ता में जाम है तो उस वक्त में ट्रैफिक पुलिस का ड्यूटी होता है कि रास्ता को साफ कराए, बाकी आम पब्लिक को जो किनारे खड़ा करा कर रोक देगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि इधर सगुना मोड़ से उनको गुजरना है, तो दानापुर में जाम कराने की जरूरत है क्या। दानापुर में ट्रैफिक पुलिस क्यों वर्क करेगा, उनको तो सगुना मोड़ से जाना है, तो ये रास्ता जो है साफ करना है। तो कंसेप्ट नया ये आया कि पेयर्ड का जरूरत तब पड़ता है जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो। यहाँ पे ऑलरेडी ये इनके पास में 2 खाली बचा हुआ है, तब इनको ये पेयर्ड नहीं करेगा। तो यानी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगा, 1 2 3, ये इन्वॉल्व हुआ। और इस जगह पर अब यहाँ से 1 2 3 4 5 ये इन्वॉल्व हो गया। अभी तक में इनर ऑर्बिटल में क्या होता था कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी चूंकि 2 वैकेंट ऑर्बिटल था तो इनको पेयर करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन, D2sp। देखो तो यहाँ पर इनका D2sp3 मिल गया। बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे तभी वो डायमैग्नेटिक होगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो गया तब वो पारामैग्नेटिक। ये पारामैग्नेटिक नेचर का है। दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं, यहाँ देखो CrH2O6 प्लस। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का X, H2O का 0 × 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, +3। यानी X इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, +3। क्रोमियम है 24, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, अभी तो आएगा दिमाग में आपका, 4s1 3d5। हमें लिखना है Cr3 प्लस का, बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d3, ये आ गया आर्गन 3d3। बनाते हैं इसका, आर्गन 3d3 1 2 3 4 एंड 1 5, 3d3 इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3। इस जगह पर 4s, यहाँ पर 4p, और इधर क्या बचा हुआ है 1 2 3 4 एंड 1 5, ये 4d 4p। अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं, इन CrH2O6 3 प्लस। बताओ इनर या आउटर, आउटर, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, H2O मोनोडेंटेट है, नंबर 6 है, तो 1 × 6 क्या हो गया, 6। अब अभी तक हम लोग लिखते थे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आयन के कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उसके बाद में सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 3d3, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3। बाकी यहाँ क्या बचा हुआ है, 4s 4p, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 4d 4p 4s। ठीक है, अब कहेगा कि आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, तो कहेगा कि आप ये वैकेंट क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि खाली है। अभी तक तो आप यही करते थे कि आयन का कन्फिगरेशन लिखने के बाद में आप इलेक्ट्रॉन डालते चले जाते थे। तो यहाँ बोलता है कि हम आउटर ऑर्बिटल हैं और मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d2, यानी कि आपके अंदर में खाली है, भरा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम विक हैं और हम S से स्टार्ट होते हैं, sp3d2 स्टार्ट होता है, sp3d स्टार्ट होता है, sp3 स्टार्ट होता है। तो स्पेशल क्या आ गया यहाँ पर, स्पेशल ये आ गया कि अभी तक कोई अंदर का ऑर्बिटल खाली नहीं था और इस जगह पर रिक्वायरमेंट के अनुसार से, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉन अंदर वाले दो डी ऑर्बिटल को छोड़ करके आएगा, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2। बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। ये इसमें स्पेशल केस आ गया। बिल्कुल एकदम जरूरत पड़े तो एक बार दो बार ध्यान से देखोगे, क्योंकि सब क्वेश्चन में कुछ न कुछ अलग आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में ये अलग आया कि अभी तक हम लोग इनर ऑर्बिटल में पेयर्ड करते थे, इसमें पेयर्ड नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी खाली था। जब खाली नहीं रहता तो पेयर्ड करते हैं। इस वाले में आउटर ऑर्बिटल में क्या करते थे कि आयन का जहां इलेक्ट्रॉन खत्म होता था उसके बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल सिलेक्ट करते थे। यहां पर इसको छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में अंदर का डी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो अगर खाली है तो खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, उसे हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये इसमें चेंजेज आया। आगे देखते हैं और क्या चेंजेज आता है। निकल वाले में आएंगे हम लोग, FeCO5 इसमें आते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या चेंजेज आता है, किस तरीके से आता है। जो या निकल से स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आयरन का निकालेंगे। XCO न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 4 इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल है, यानी X का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब निकल की बारी है, एटॉमिक नंबर 28, तो कन्फिग्रेशन हो गया आर्गन 4s2 3d8। अरेंज करके अगर लिखेंगे इसको तो कैसे लिखा जाएगा, आर्गन 3d8 एंड 4s, ये कन्फिग्रेशन है। आयन तो है नहीं, अब इसका यहीं से स्टार्ट करेंगे। आर्गन पहले डी सबसेल 1 2 3 4 5, ध्यान देना यहाँ पर कुछ आएगा 3d8। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 4s2, फिर 4p और फिर यहाँ पर 4d, 1 2 3 4 5, यहाँ 4d और इस जगह पर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 1, ये हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में इन NiCO4, बताओ इनर या आउटर, बोलो क्या है, इनर CO है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल। बोलो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है, 4, 1 × 4 इज इक्वल टू, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, DsP2। ये पहुंचता है यहाँ लिगेंड, बोलते अरे S में इलेक्ट्रॉन है, D में इलेक्ट्रॉन है, हम इनर ऑर्बिटल हैं, तो ये फोर्स करेगा, बोलेगा क्या करो आप, पेयर्ड अप हो जाओ, सब लोग पेयर्ड अप हो जाओ, जगह खाली करो, अंदर जाओ, ठीक है। तो कि क्रोमियम को छोड़ दिए थे, अरे क्रोमियम ऑलरेडी खाली करके रखा हुआ था, तो उसको हम क्यों परेशान करेंगे, लेकिन हम आए हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से, तो पेयर्ड हो। तो देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, और इसके पास कितना है, 2, 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो सारे इलेक्ट्रॉन को बोलेगा पेयर्ड अप हो जाओ। देखना अब क्या अलग आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ ये पूरा हो गया 5, फिर यहाँ पर 4s, फिर इस जगह पर 4p और यहाँ पर 4d, 1 2 3 4 5, 4d 4p
4s। बोला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करो, पूर्ण शुल्क को वायलेट करो, जो करना है करो, हमको चाहिए खाली। तो जैसे ही आप पेयर्ड करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 पूर्ण शुल्क को वायलेट कर रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये डी में कितना चला गया? 10। बोलो क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पहुंचा, अब ये बोला यहाँ पे ये डिमांड किया कि अरे मेरे पास में तो डी चाहिए, डी खाली चाहिए, और यहाँ तो है नहीं। ये बोलेगा कि अरे आप जो बोले सर वही तो किए, हम लोग तो पूरा का पूरा खाली कर दिए। अब क्या करें आप? देखिए हम लोग तो सब पेयर्ड हो गए, एस का इलेक्ट्रॉन भी हम लोग अपने पास में ले लिए, हूण शुल्क को वायलेट करते हुए भी ले लिए। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मंत्री जी आप जा रहे हैं तो रास्ता खाली कराया जाता है, पब्लिक को किनारे किया जाता है, लेकिन आप भी सुनते होंगे कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के हटाए हुए जाम नहीं हटता है। इस तरीके से हो गया, पब्लिक को कहाँ उड़ा के ले जाइएगा, ऑलरेडी पहले ही से कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, इधर से हटा रहे थे तो इधर से निकलना चाह रहा था, दूसरा इधर से निकलना चाह रहा था, और जल्दीबाजी में जो बिल्कुल पैक हो गया, तब उस कंडीशन में मंत्री जी वहाँ फंस गए। वैसे ही यहाँ पर ये जो फंस गए। अब बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हम इनर हैं? तो क्या आप इनर हैं तभी तो इनका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हुआ। तो आप सिलेक्ट कीजिए। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। तो अब यहाँ से 1 2 3 बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सब्सटेंस किस नेचर का हो जाएगा? डायामैग्नेटिक का। सर इसमें अलग क्या आ गया? अरे इसमें तो बहुत बड़ा अलग हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हुए भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की बजाय इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। नेचर था इसका इनर ऑर्बिटल, होना चाहिए था इसका dsp2। ये सारा काम किया इनर वाला। इनर का टेंडेंसी है कि बाहर वाले सारे इलेक्ट्रॉन को हूण शुल्क वायलेट करते हुए पेयर्ड अप कर दिया। ये पेयर्ड अप किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिला, तो मजबूरी में इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? आउटर ऑर्बिटल का। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग लिख रहे थे डायरेक्ट, और स्टूडेंट भी दिमाग में डायरेक्ट वही लिखेगा कि अरे यहाँ पर CO है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया तो 4 है तो dsp2 कन्फिग्रेशन, लेकिन इसका dsp2 नहीं, कौन सा कन्फिग्रेशन हो गया? sp3 कन्फिग्रेशन। आया नहीं यहाँ पर अलग? तीनों को मिला एक बार में फिर से, कहाँ कहाँ पर क्या अलग आया है? पहले वाले में अलग ये आया कि इनर होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ा। दूसरे वाले में अलग क्या आया कि अंदर का खाली था, फिर भी अपने नेचर के अनुसार से बाहर का ऑर्बिटल सिलेक्ट किया, यानी कि अंदर के डी ऑर्बिटल को छोड़ दिया। तीसरे में क्या आ गया? तीसरे में आया कि पेयर्ड अप करते हुए भी, इनर ऑर्बिटल होते हुए भी इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन। आगे वाले में देखते हैं क्या आता है। FeCO5। अब तरीका पता है, इसमें उसी अनुसार से करेंगे हम लोग। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयरन का क्या मानेंगे? x। बोलो CO का 0 × 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आर्गन 3d6 अरेंज कर दो, क्योंकि आयन है नहीं, तो आर्गन 3d6 और 4s, आर्गन यहाँ 3d 1 2 3 4 एंड 1 5। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ 4s, इस जगह पर 4p 1 2 3 4 एंड 1 5। ये क्या हो गया? 4d। इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 1 6। 4s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पर। इन FeCO5, बताओ इनर या आउटर? इनर है, क्योंकि CO लगा हुआ है। इनर ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू बताओ।
कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 5, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब ये कोशिश करेगा अपना पूरा करने का। 1 2 3 4 5, ये 3D है, यहाँ 4s 4p और यहाँ 1 2 3 4 5, 4d 4p 4s। CO आने की वजह से कॉम्प्लेक्स इनर है। इनर क्या कहता है? पेयर्ड अप हो, खाली करो जगह, ठीक है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा डी में भी इलेक्ट्रॉन है और एस में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब अंदर जाओ, बोलता है जैसे वो बोला था वैसे ही। तो देखो तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और इसमें कितना है? 2। 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो 8वें इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए कहेगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से इसको मिल गया रिक्वायरमेंट जो था। देखो तो इसका क्या रिक्वायरमेंट था? डी 1 2 3 4 5। बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3। DsP3, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी सब्सटेंस किस नेचर का हो गया? डायामैग्नेटिक। यानी यहाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं आया, और स्पेशल यही आया कि s के इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ कर दिया? अंदर। यही काम किया था निकेल भी, लेकिन निकेल के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, जबकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। पहले से 6 और इसका 2, यानी 6 और 2 कितना हो गया? 8। इस वजह से इसका पूरा हुआ। एक और है, ये देखो CuNH3 4 2+, इसका बनाते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकालते हैं। कॉपर का क्या मानेंगे? X, NH3 0 इंटू 4 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। बोलो तो कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d9, लेकिन ये कन्फिग्रेशन आपका क्या है? गलत। क्या करना होता है? D9 को D10 में, यानी कि ये पार्ट है, जैसे जो कन्फिग्रेशन नहीं पढ़े होंगे उनको लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं, D4 को कन्वर्ट कर देना है D5 में, और D9 को कन्वर्ट कर देना है D10 में। ये ध्यान रखना। ये गलत है, तो इनका होना क्या चाहिए था? आर्गन 4s1 3d10। अब कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप Cu2+ का निकालिए। ये आ गया आर्गन 3d9। अब इसका एटॉमिक डायग्राम बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। आर्गन 3d 1 2 3 4 5 3d9। यहाँ इसको हटा रहे हैं, तो बनाने में नहीं बनेगा। इस जगह पर 4s, यहाँ 4p, और इस जगह पर 4d 1 2 3 4 5, 4s 4p 4d 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, ये यहाँ पर है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। इन Cu NH3 4 2+, बताओ इनर या आउटर? इनर NH3 है, यहाँ आ गया इनर ऑर्बिटल। बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इंटू 4, इट मीन्स अब ये इनर है, इसका मतलब ये डिमांड करेगा अंदर वाला डी ऑर्बिटल। तो यहाँ आर्गन, यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5 4s 4p
1 2 3 4 5, ये है 4s 4p 4d और यहाँ पर है 3d। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि चलो पेयर्ड अप हो जाओ, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास 9, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। ये भी ट्राई करेगा कि हम जो है वो DsP2 हमको पूरा करना है। अब इसको समझाता है, नहीं होगा सर। बोला काहे नहीं होगा, क्योंकि आपके रूल के अनुसार से तो पेयर्ड अप किए, आप ही के जैसा एक और भाई आए थे निकेल, ठीक है, वो भी पूरा कोशिश किए NiCO4 में, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए आप भी मन महसूस करके DsP2 की जगह पर क्या कर दीजिए, sp3 कर लीजिए। बोला ना, निकेल और हमरा में फर्क है। तो क्या फर्क है, तो कि तुम गौर से देखो तो पहले कि निकेल का केस और मेरा केस दोनों सेम था या फिर अलग था। जरा देखो तो दोनों का सेम था या फिर अलग था। ये निकेल वाला केस है, यहाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा। ये क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पर एक जो है वो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कि हाँ, वहाँ पे पूरा भरा हुआ था, सब पेयर्ड था, और यहाँ एगो अनपेयर्ड है। तो बोला तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए टेंशन था ना, और हमको अपना जगह बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, एक, हटा देंगे एक को, ठीक है। ये क्या कहता है कि खाली कर, खाली कर, ठीक है। जबरदस्त है, इनर ऑर्बिटल है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आता है। ये क्या कहता है कि खाली करो, क्योंकि तो जाएंगे हम कहाँ, तो अगर जगह देंगे ना हम तुमको, कहाँ जाओगे, मेरा पहले पूरा करे दो, उसके बाद तुमको जगह देंगे। इसका कितना है 4, देखो यहाँ 1 2 3, अब देखो तो इसका 4 पूरा हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, DsP। बोला कि अभी हम एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, अरे या तो हमारे बाद में जो खाली है ओकरा में, यहाँ पर ये शिफ्ट आया ना, स्पेशल कंडीशन। वो अलग, ऐसा तो कहीं नहीं देखे थे अभी हम लोग, अभी तक जो भी बनाए थे उसमें सब इलेक्ट्रॉन अंदर ही था, लेकिन इस कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो था वो अंदर के d ऑर्बिटल से जंप करके कहाँ चला गया, 4p में चला गया यहाँ, जिसकी वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन तो पूरा हो गया। बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, ये हुआ पारामैग्नेटिक। तो ये हर एक क्वेश्चन जो 5 है वो सब एक्सेप्शनल वाले पार्ट में था, कुछ अलग अलग था, तो उन सब को कलेक्ट करके हम एक जगह पर किए। क्योंकि पहले क्या पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़े थे कि इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देना है, आउटर ऑर्बिटल में आयन को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद में सेलेक्ट कर लेना है। आज क्या पढ़े, नहीं उस कंसेप्ट में होगा वही सब, लेकिन थोड़ा सा चेंज करो। क्या चेंज करो, अगर बगैर पेयर किए हुए भी इनर ऑर्बिटल के लिए खाली है d ऑर्बिटल, तो पेयर करने का जरूरत नहीं है, आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा क्या, अगर s में इलेक्ट्रॉन है और वो इनर है, तो उस s वाले को भी कहाँ कर देगा, अंदर की तरफ में कर देगा। फिर अगर ऑलरेडी पेयर्ड अप है, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इनर ऑर्बिटल होते हुए भी वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कलेक्ट किया, आउटर ऑर्बिटल का जो NiCO4 में था। लेकिन अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो एक को कहाँ कर देगा, बाहर में कर देगा, जैसे कि कॉपर के केस, ठीक है। इस मेथड का ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, वो इस थ्योरी का ड्रॉबैक में आता है, लिमिटेशन में आता है। जो देखो यहाँ, द थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर इन CuNH342+। जब एक d से आप s में ले जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। वो 3d था और ये 4p में इलेक्ट्रॉन आपने भेज दिया, तो एनर्जी मिला कहाँ से, किस जगह से आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक था, तो उसको हमने ये बता दिया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज आपका कंप्लीट। अब इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT से जो क्वेश्चन पूछता है वो 3 नंबर का होता है।
3 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए देगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालिए, तो वो पूरा का पूरा पार्ट आपको करना हो। और ये कमांड तभी होगा जब आप ये यहाँ कॉपी किए, अब उसके बाद में घर में बैठे तो थोड़ा सा 15 मिनट आप टाइम दिए, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ड्रॉ करने में। रफ में ही ड्रॉ किए, जैसे अब आयन का आपके दिमाग में आ रहा है तो चूंकि आप रफ में कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, वहाँ फटाफट फटाफट बना लिए किस जगह पर कैसे है। डायरेक्ट भी बनाने का तरीका बताएं ही कि डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे बना सकते हैं। ये डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ निकाल ही लिए, इस जगह से हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, ये भी कर सकते हैं। तो ये देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और क्या है। इसको कॉपी करोगे और अगले क्लास में हम लोग बॉन्डिंग का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला पार्ट करेंगे। इसको पहले कॉपी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर